दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका पेट का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। चाहे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, समान हिंदी, प्रारंभिक अंग्रेजी, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्तियाँ, या फिर आपका समान जागरूकता हुआ, या फिर आपका ग्राफ हुआ, या फिर आपका हिंदी गद्यांश हुआ। हर टाइप के प्रश्न यहाँ पे आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे कराया जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका मत छूटे और कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि इस बार का यहाँ पे लक्ष्य है 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस इस बार आप सबको लेकर आना है। एक को दो को नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको इस बार पेट में 80 प्लस लेके आना है। क्योंकि यहाँ पे आज से आपको बहुत ही जबरदस्त क्लास मिलने वाला है। कंटिन्यू आपको ऐसे मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करना होगा। एक भी प्रैक्टिस सेट आपको नहीं छोड़ना है, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ना है। 100% मैं कहता हूं यहाँ पे आपका 80 प्लस नंबर जरूर आएगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़े और सबका 80 प्लस नंबर यहाँ पर आ जाए। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के भारत का इतिहास का पेट का प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट है। यह आपका प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको 500 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं। 500 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आप हर क्लास कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 80 प्लस जरूर आएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न नया से नया देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। इसमें आपका क्या होगा, कांस्य होगा, या फिर आपका लोहा होगा, पाषाण होगा, या फिर इसमें आपका ताम्र होगा। इसमें आपका क्या होगा, आपको सटीक आंसर देना है, नहीं तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, यानी 0.25 नंबर कटेगा। आपको हर प्रश्नों को सही से देना है, प्रश्नों को समझकर तब आपको टिक करना है। इसमें आपका होगा पाषाण, यानी आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। मानव विकास के, ठीक है दोस्तों, मानव सभ्यता की विकास के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उसका प्रथम अवस्था कौन सा था। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा शिकार अवस्था। क्या होगा, शिकार अवस्था आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। यानी पहले के कालों में, ठीक है दोस्तों, जब कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल की बात यहाँ पे की जा रही है कि उस टाइम के जो हथियार थे वह कैसा था, लोहे का था, तांबा का था, कांसा का था, या फिर पत्थर का था। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम हथियारों की बात करें, औजारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं पहले पत्थरों से ही हथियार बनाए जाते थे, यानी आपका पत्थर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन काल में, ओके दोस्तों, बताइए आप लोग, प्राचीन काल में मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। बैल को, सिंह को, कुत्ता को, या फिर घोड़ा को। अगर हम प्राचीन काल के मानव की बात करें और पालतू कुत्तों की बात करें तो इसमें आपका कुत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, पालतू कुत्ता, ठीक है, आप एक कुत्ते हैं जो कि पहले प्राचीन काल में मानव पालते थे। पहले की बात छोड़िए, अब भी लोग कुत्ते को पालते हैं, ठीक है दोस्तों, कुत्ते को अब भी लोग पालते हैं। कुत्ता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। किस युग में किया था मानव ने आग का प्रयोग, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका हो जाएगा नवपाषाण युग में। कब किया गया था, नवपाषाण काल युग में। नवपाषाण काल युग में मानव ने आग का प्रयोग किया था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। 6वां यहाँ पे आपका है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था। इसमें आपका क्या होगा, पुरापाषाण काल युग में, मध्य पाषाण काल युग में, नवपाषाण काल युग में या फिर धातु युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था, ये आपको बताना है। अगर हम किसी कार्य की बात करें, ये भी आपका नवपाषाण काल युग में आ जाएगा। नवपाषाण काल युग यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, कांसा का, तांबा का, लोहा का या फिर चांदी का। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम सबसे पहले धातु की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा तांबा, ठीक है दोस्तों। तांबा आपका सबसे पहले धातु के रूप में प्रयोग किया गया था। तांबा आप लोग टिक करके आइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था, जौ, चावल, गेहूं या कपास। मानव ने सबसे पहले ऐसा कौन सा फसल है जिसका उपयोग किया था, इसमें आपका हो जाएगा जौ। आपने कई बार देखा होगा जौ ही आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। चावल, गेहूं, कपास ये आपका नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा इतिहास है, ठीक है, हम इतिहास को तभी सही मानते हैं जब उसका साक्ष्य, जब उसका सबूत कहीं ना कहीं हम सबको मिल जाता है। जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उस इतिहास को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, बताइए सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात यहाँ पे की जा रही है। पुरापाषाण काल युग की सभ्यता थी, लोह काल, कांस्य काल या महापाषाण काल। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका कांस्य काल यानी सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, 1930 में, 1925 में, 1922 में या 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1921 में। कब होगा, 1921 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं मोहन जोदड़ो, ठीक है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां आपका है कि मोहन जोदड़ो के टीलों को खोजने का श्रेय किसे जाता है, यानी किसने मोहन जोदड़ो का खोज किया था। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा तुरंत आपको दोस्तों ए वाले पे टिक कर देना है, ठीक है। ए वाले पे आपको तुरंत टिक कर देना है। ओके दोस्तों, रखाल दास बनर्जी पे आपको ए वाले पे तुरंत टिक करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ये भी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, स्नानगार लोग कहाँ पे सोते थे, ठीक है, उनका खाना पीना बैठना हर चीज़ का कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला था, सबूत मिला था, तभी हम लोग इस पर विश्वास करते हैं, वरना विश्वास ना करते। ये भी कहीं ना कहीं हम सबको मोहन जोदड़ो में ही मिला था, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न मिलान के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताना है। जैसे अब जैसे यहाँ पे आपका ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नगर है वह आपका रावी नदी के पास है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा सिंधु, ठीक है।
घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका इसमें डी वाला सही नहीं होगा। ठीक है, डी वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। इसमें आपका लोथल सतलज के पास नहीं है। ठीक है, इसमें आपका डी वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको साक्ष्य पे साक्ष्य से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका लोथल में हुआ था। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोना, चांदी, कांसा या लोहा। जो हड़प्पा के निवासी थे पहले, वो लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे ये आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा लोहा। लोहा का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। ओके दोस्तों, क्योंकि जो हम लोग लोहा प्रयोग करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वह कच्चा माल से बना हुआ लोहा होता है। ठीक है, तो पहले उतनी आधुनिक मशीन नहीं थी कि जिससे कच्चे सामान को लोहे के प्रयोग में बनाकर उससे उपयोग करें। ठीक है, इसलिए हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। आइए, या फिर उनको लोहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जैसे यहाँ पे आपका है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आपने नटराज का नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका नटराज का एक मूर्ति है। ठीक है, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट करिएगा, वह हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखा देंगे। दोस्तों यह कहीं ना कहीं हम सबको मोहन जोदड़ो में ही मिला था। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, जो बाहर से आर्य लोग आए थे वे अपने देश में भारत में कहाँ पर बसे थे ये आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा शपथ सिंधु प्रदेश में। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऋग्वेद काल। अब यहाँ पे आपसे ऋग्वेद से प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। अग्नि, विष्णु, इंद्र या वरुण। वैदिक काल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ठीक है, इसमें आपसे बात की जा रही है ऋग्वेदिक काल की। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे ये पूछा गया है। इसमें आपके हो जाएंगे इंद्र। ठीक है, इंद्र आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु नदी। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ फिर से आपसे पूछा गया है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। गाय की, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की। ऋग्वेदिक आर्य की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा प्रकृति की। किसकी पूजा करते थे। प्रकृति, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्नों को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप अपना आंसर टिक करिएगा ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, रुद्र, इसमें आपका होगा देखिए शूद्र। ओके दोस्तों, शूद्र यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र से भी प्रश्न यहाँ पे आपके आ जाते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में किया गया है ये भी आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा ऋग्वेद। क्या होगा, ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से किया गया है, तो यहाँ पे ठीक है आपका हो गया ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद से पूछें आखिर ऋग्वेद आपका एक सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सुधा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की बात करें तो यह आपका एक प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 10 मंडल है, इसमें आपका 1028 सूक्ति पाए जाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब ये तो था आपका ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सामवेद। अब हम थोड़ा सामवेद के बारे में भी जान लें। ओके दोस्तों, सामवेद की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें आपका संगीत, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका संगीत से संबंधित जो चीज़ें हैं वह आपको सामवेद में मिल जाती हैं। ठीक है, संगीत से संबंधित आपकी सभी चीज़ें आपको सामवेद में मिल जाती हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें आपका गद्य और पद्य दोनों मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका कर्मकांड प्रधान ग्रंथ होता है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान ग्रंथ होता है। इसमें आपका गद्य और पद्य दोनों देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद आपका आता है, इसमें आपका ब्राह्मण ज्ञान, औषधियों का प्रयोग, रोग के निवारण, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जनतंत्र, टोना टोकटा, ठीक है, इन सब के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं वह आपको सामवेद में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग चारों वेदों के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां आपका है कि ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या है। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। 25 प्रश्न है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा संस्कृति भाषा। ओके दोस्तों, संस्कृत भाषा इसमें आपका हो जाएगा संस्कृत, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आपको बताना है। अभी हमने आपको बताया है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। गद्य और पद्य दोनों में की गई है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पूरा व्याख्या किया था चारों वेदों के बारे में, तो इसमें आपका क्या होगा, गद्य और पद्य यजुर्वेद में हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद में आपका गद्य और पद्य दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 28, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका उसमें क्या होगा, अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका क्या होगा, भूमि, मुद्रा, दास या गाय। इसमें आपका गाय यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी क्लास कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे ना छूटे। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही नया प्रश्न आपका है। ये सब आपके नए नए प्रश्न हैं। इसमें आपका होगा सभा। ठीक है, क्या होगा, इसमें आपका सभा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ आपको दिया गया है नदियों के प्राचीन नाम और यहाँ पे आपका दिया गया है आधुनिक नाम। ठीक है, सम्मिलित नहीं है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। इंद्र भगवान थे, विष्णु थे, या फिर प्रजापति थे, या फिर शिव थे। उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति ही थे। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे जो वो आपके थे प्रजापति, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी। उत्तर वैदिक कालीन की बात की जा रही है, लोहा, कांसा, तांबा या चांदी।
32 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? लोहा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33 यहाँ पे आपका है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? दोस्तों, यह 100 नहीं 101% ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं? इसमें आपके हो जाएंगे महावीर। ठीक है, महावीर जी ने जैन धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। महावीर यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जैन धर्म में 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म की बात की जा रही है। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। ठीक है, 24 तथा सबसे अंतिम यानी 24 अंतिम थे। ठीक है, इससे पहले 23 लोग थे, लेकिन फर्स्ट या लास्ट को ही पूछा जाता है। तो इसमें आपका 24 वे अंतिम तीर्थकर कौन थे ये आपको बताना है। इसमें भी आपके महावीर जी हो जाएंगे। कौन होंगे? जैन धर्म की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी आपका महावीर, यहाँ पर भी आपका महावीर। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, यानी आपका इसमें बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं 37 यहाँ पे आपका है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन थे? ये आपको बताना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र। इसमें आपका क्या होगा? इन तीनों में से आपके त्रिरत्न कौन थे? ये तीनों ही आपके थे। ठीक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपको बताना है। वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली आपका कहाँ पे है? बिहार में है। वैशाली बिहार में आपके महावीर जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ देखते हैं 39 प्रश्न आपका है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? इसमें आपका क्या होगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर भगवत धर्म? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका होगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ पे आपका प्रथम जैन संगीति आयोजित किया गया था? ये भी आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, सबसे सटीक आंसर, सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृतिक में या फिर संस्कृत में, हिंदी में या फिर द्रविड़ में? किस भाषा में महावीर जी ने उपदेश दिया था ये आपको बताना है। आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में महावीर जी ने उपदेश दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, गया में हुआ था, राजगीर में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ऐसे प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ठीक है, महात्मा बुद्ध के जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया था, उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, ये आपको बताना है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपका हो जाएगा महाविनिष्कर्मण। ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी वाले पे आपको टिक करना है और आगे आपको बढ़ते रहना है। आपको प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अगर आप प्रश्नों को गलत करते हो तो एक प्रश्न गलत होने पे आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके कौन थे, ये भी आपको बताना है। दोस्तों इसमें ठीक है आपका बुद्ध, धम्म और संघ तीनों हो जाएंगे, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर द्रविड़ भाषा में या इन सभी में? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा पाली भाषा। क्या होगा? पाली भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 यहाँ पे आपका है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? फिर से आप लोग प्रश्नों को पढ़ लीजिए। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। कहाँ दोगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। 48 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में 48 डालकर उसका आंसर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, यह आपका एक प्रश्न होमवर्क है, इसे आपको करना होगा। आइए दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा प्रश्न इसमें से आपका गलत है, ये आपको बताना है। 49 है, इसमें आपका ठीक हो जाएगा कौशल की राजधानी मथुरा आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, कौशल की राजधानी आपका मथुरा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता है। दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 50वां प्रश्न है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा आजाद शत्रु। ठीक है, यानी इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, ज़्यादा आप लोग सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जब भी हम कोई भी क्लास यहाँ से देंगे तुरंत आपको हर क्लास मिल जाएगी। ओके दोस्तों, देखिए आपसे पूछ लेगा कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, शिवाजी की राजधानी आपका कहाँ पे था? आपका ठीक हो जाएगा रायगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी शंका शिकायत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेकर आप वहां से हमसे कोई भी सवाल, कोई भी अपना शंका शिकायत दूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप से या फिर कमेंट बॉक्स में, अबाउट में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक
का लिंक मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।